अब बात करें इसकी कि डेफिनेशन की ऑफ एंजाइम्स की, कि एंजाइम को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये कोई ऐसा नहीं है, ऑथेंटिक है ये। ठीक है, और ऑथेंटिक डेफिनेशन है जो कि एंजाइम्स के एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई है। तो हम क्या कहेंगे कि सच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस having proteinaceous nature which acts as a biocatalyst in living cell are called enzyme। ठीक है, और एंजाइम को बताया, जैसे मैंने आपको बताया, किसने बताया था एंजाइम्स के लिए, फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी तो ब्रजीलियस है। ठीक है, ब्रजीलियस लैम्ब बताया था। और उसके अलावा बुकनर के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि बुकनर ने फर्स्ट एंजाइम को आइसोलेट किया था। ठीक है, जो था जाइमेज एंजाइम। यूरियस अलग चीज है, यूरियस को तो जाइमेज एंजाइम को उन्होंने आइसोलेट किया था, और यूरियस एंजाइम्स को फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन किया था सुमन ने। सुमन ने क्या किया था, एंजाइम्स का क्रिस्टलाइज्ड। उन्होंने बताया था कि एंजाइम्स किसके बने होते हैं, क्रिस्टल के बने होते हैं, इसलिए उसको क्रिस्टलाइज किया था। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्रोटीन का बना हुआ, कौन, एंजाइम। ठीक है, और बायोकैटलिस्ट क्यों कह रहे हैं हम इसको यहाँ पे, क्योंकि ये बायोलॉजिकल जो भी रिएक्शंस हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन, वहाँ पे एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, उनको रिएक्शन को इफेक्टिव और मोर इफेक्टिव बना रहा है, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको डिक्लाइन करता है। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिक्लाइन होती है, जैसे हम यहाँ बताएं आपको कि ए है और बी, जैसा भी आपको मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था, दोनों ने बनाया किसको, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सी। अब ये देखिए आप, ये जो दिख रहा है आपको पिग, ये कह रहा है इतनी एनर्जी इसको चाहिए इस रिएक्शन को एक लेवल तक ले जाने के लिए, तब ए और बी आपस में जुड़ सकते हैं और सी बनेगा। तो एंजाइम क्या करता है, इसी एनर्जी को क्या कर देता है, नीचे ले आता है। जो एक्टिवेशन एनर्जी पहले 50 जूल चाहिए थी, वो 10 जूल पे ले आया। तो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया इसने, रिड्यूस कर दिया, या हम यूं कह सकते हैं कम कर दिया। तो इसलिए एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो कि हर एक लिविंग सेल में होती है, चाहे लिविंग सेल बात करें, एनिमल की बात करें, चाहे प्लांट की बात करें। ठीक है, तो ऐसे बायो कैटलिस्ट जो प्रोटीन के बने हैं और उनको एंजाइम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क बताना चाहूंगा इसके साथ साथ ही, मैं यहाँ पे मैं यूज करूंगा टर्म मैक्सिमम एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो एक टर्म आप गौर कीजिएगा, मैंने यूज किया है कौन सा टर्म, मैक्सिमम, मतलब कि और नॉट ऑल। मैंने ये नहीं कहा सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते, मैंने कहा मैक्सिमम एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो क्या प्रोटीन के अलावा भी कोई एंजाइम्स हो सकते हैं जिनके नेचर प्रोटीनेशियस ना हो? ठीक है, तो अगर है तो आप उनके नाम मुझे बताइए, वो किस किस चीज के बने हो सकते हैं प्रोटीन के अलावा। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें कंपोनेंट पता है, 11 पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इन बहुत सारी चीजों के लिए बना, चाहे प्रोटीन, उसके बाद करें लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर होता है तो पहले तो आपका जवाब हाँ है या ना है। क्या एंजाइम प्रोटीन के अलावा भी किसी और चीज के बने हो सकते हैं? ठीक है, तो उसका पहले आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, मैं अभी आप सबके कमेंट देखता हूँ, कितने लोग सही बताते हैं, कितना लोग गलत। अगर जितने लोग, अगर कोई लोग कह रहे हैं हाँ अगर कि एंजाइम प्रोटीन के अलावा भी बने हो सकते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा अगर बने हो सकते हैं तो किन किन चीज़ों के बने हो सकते हैं प्रोटीन के अलावा, तो उसका भी कंपोनेंट का भी नाम बताएं मुझे आप। ठीक है, विद अगर पता है तो उसका, अगर किसी को कुछ ध्यान में है तो एग्जाम्पल बताए। ठीक है, अगर नहीं बने तो इट्स ओके। ठीक है, तो आप जो भी हो उसका कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए, काफी लोगों को कमेंट्स आना शुरू हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट स्लाइड के लिए। हाँ, जैसे आपको दोस्तों मैंने बताया था कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, मैंने बताया था किसी भी चीज को डिसोसिएशन या तोड़ने वाला जो क्रिया होती है उसको कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, और किसी भी चीज को बनाने की प्रोसेस जो होती है
एनाबॉलिक प्रोसेस। अब जो जिस मेरे हाथ में जो पेन है, ठीक है, इस पेन को चाहे किसी भी तरह से प्रोसेस से बनाया गया है, इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिज्म। बॉडी में ग्लूकोज बना, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का आपस में जोड़कर, तो वो हो गया एनाबॉलिक प्रोसेस। तो ग्लूकोज कैसे बनता है हम सबको पता है, वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से बनता है। फोटोसिंथेसिस पता है प्लांट्स में होता है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, तो क्योंकि वहां पे उनके पास एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि उसको हेल्प करता है ताकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो सके। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, ग्लूकोज को बनाने का प्रोसेस है। ग्लूकोज कैसे बना है कि CO2 प्लस वाटर का कंपोनेंट जुड़ा, क्या बन गया? C6H12O6, और ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये दो कंपोनेंट आपस में जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं? एक कंपोनेंट बना रहे हैं जिसको कह रहे हैं ग्लूकोज। तो ये क्या है? बनाने का प्रोसेस है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस। अगर मैं यही से कहूं कि ग्लूकोज यहां से टूटता है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, किसमें? CO2 में, वाटर में, ऑक्सीजन में, सब जगह डिसोसिएशन हो रहा है इसका। तो जब ये टूटने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? कैटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। जब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों को साइमल्टेनियसली, यहाँ पे देखिए ये एनाबॉलिक भी लिखा है और कैटाबॉलिक, और दोनों ही कहाँ होती है? लिविंग सेल में। कहाँ हो रही है? कि ये लिविंग सेल में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होना, एनाबॉलिक रिएक्शन होना, ये किसका फीचर है? किसी भी लिविंग का फीचर है। नॉन लिविंग में कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती है। तो जिस तरह से हम बात करेंगे, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन जो है लिविंग का एक कैरेक्टर्स है, उसी तरह से बात करेंगे जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है, वो भी लिविंग का इंपॉर्टेंट फीचर है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। अब मैं इसमें बात करूं तो पेन में या वुड में, ठीक है, तो इसमें कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो रही है। ये ना तो खुद खाना बना रहा है, ना ही खाने को तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सारा किसके लिए है? एक जैसे हमने बात की, ये ग्लूकोज से रिलेटेड था, तो एक इसको हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक प्रोसेस तो है, मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है? ग्लूकोज इज ए कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसका कंपोनेंट है? कार्बोहाइड्रेट का। तो हम इसको रिएक्शन को कह सकते हैं, कौन सा मेटाबॉलिज्म है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्लियर दोस्तों? तो कैटाबॉलिक प्रोसेस की बात की, एनाबॉलिक प्रोसेस की बात की और मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात की। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि सम रिएक्शंस, ठीक है, डिसोसिएशन टाइप्स की जो होती है। डिसोसिएशन मतलब कि तोड़ने वाली। यहां से हम इस तरफ चलेंगे इस डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है? टूट रहा है। कौन टूट रहा है? ग्लूकोज डिसोसिएट हो रहा है। किसमें? CO2 में और H2O में, ठीक है। उसके साथ साथ क्या मिलेगी? एनर्जी। हम खाना क्यों खाते हैं? खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ताकि खाने में क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो धीरे धीरे टूटता है और उससे हमें एनर्जी मिलती जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? कैटाबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करें एंजाइम्स की हिस्ट्री के लिए बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले हमारा नाम आ गए हैं बर्जीलिस साहब का, जिसको हमने कहा था कि ये साहब जो हैं एंजाइमोलॉजी के क्या है? पितामह, फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी। कौन है? फादर ऑफ एंजाइमोलॉजी, ब्राजीलियस, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने आइडेंटिफाइड किया था एंजाइम को एज अ बायोकैटलिस्ट, ठीक है, कि दे इनिशियली आइडेंटिफाइड एंजाइम्स एज अ बायोकैटलिस्ट, मतलब कि बायोलॉजिकल सेल में जो कैटालाइसिस प्रोसेस करता है वहां पे एंजाइम्स का किस तरह से रोल है। और इस बात का पता इन्होंने कब लगाया था? 1835 में, 1835। नेक्स्ट बात करें हम 1878, तो एडवर्ड बुकनर, जिसको हमने बताया डिस्कवर्ड जाइमेज एंजाइम इन ईस्ट सेल, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो बुकनर साहब हैं
उन्होंने कौन सा एंजाइम पता लगाया था? जाइमेज। और कहां पर? ईस्ट सेल के अंदर। जो मैंने बताया था एंजाइम का मतलब ही क्या होता है? इन ईस्ट, इन ईस्ट, इसलिए। और इस बात को सबसे पहले बताने वाले थे बुकनर साहब, ठीक है, एडवर्ड बुकनर। उन्होंने 1878 में जाइमेज को पता लगाया था ईस्ट सेल के अंदर। नेक्स्ट बात करें जो आए थे 1926 में, सुमर साहब। इन्होंने सबसे पहले यूरियस एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया था, जो भी मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में बता चुका हूं। दे क्रिस्टलाइज फर्स्ट एंजाइम विच इज नोन एज यूरियस एंजाइम, ठीक है। उसके अलावा बात करें आप नेक्स्ट दोस्तों, तो 1930 की बात करें 1930, जैसे जैसे टाइम निकलता गया साइंस ने गति पकड़ी, अपने ग्रोथ करती गई, ठीक है। अब सुमर के साथ आए नॉर्थरैप, ठीक है, और उन्होंने एंजाइम की प्रोटीन नेचर को बताया। तो जैसे मैंने बताया आपको, एंजाइम मोस्टली एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो एंजाइम्स का जो प्रोटीन नेचर है उसके बारे में जो बताने वाले थे वो थे सुमर और नॉर्थरैप, ठीक है दोस्तों। जब आप अगर मुझे बताओगे तो हम डिटेल में उस बारे में दोबारा चर्चा करेंगे कि प्रोटीन के अलावा भी कोई नेचर हो सकता है क्या, तो उनके साइंटिस्टों के लिए भी बता सकता हूँ। चलो आपको मैं एक हिंट मैं यहाँ दे देता हूँ, आपके कमेंट्स बॉक्स में लोगों को काफ़ी कमेंट आ गए इसलिए कि हाँ भाई लोग मान रहे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। हाँ रमेश जी वगैरह काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है इस चीज़ के लिए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हाँ काफ़ी लोग एग्री है कि एंजाइम की जो नेचर होती है प्रोटीन के अलावा भी कुछ होती है। तो काफ़ी लोगों के यस कमेंट आने के बाद मैं आपको बता दूं हाँ बिल्कुल सही जवाब है कि एंजाइम का जो नेचर होता है प्रोटीन के अलावा भी कुछ होता है। तो ये अब मैं जानना चाहूँगा आपके एंजाइम के अलावा, बात करें एंजाइम में प्रोटीन के अलावा और कौन सा नेचर होता है, तो उसके लिए आप थोड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसके आंसर दीजिए, ठीक है। हाँ ये एक जरूर मैं हिंट आपको दे देता हूँ, तो जैसे प्रोटीन नेचर के बारे में समर और नॉर्थरॉप ने बताया था, तो उसी तरह से जो उसका नॉन प्रोटीनियस नेचर है वो अल्टमान ने बताया था। किसने बताया था? टीटैक और अल्टमान ने बताया था। वो भी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एंजाइम्स के नॉन प्रोटीन नेचर के बारे में बताया था। लेकिन वो नेचर कौन सा था उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो नेचर कौन सा था, कि किस नेचर के बारे में बताया था बियॉन्ड द प्रोटीन, ठीक है। फिर उसके अलावा बात करेंगे सुमर, नॉर्थरॉप और स्टेनले ने बहुत अच्छा काम किया था कि एंजाइम्स की प्रोटीन नेचर के बारे में, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, तो इसलिए इनको बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एक स्पेलिंग गलत है, नोबेल होता है बी आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है किसी भी वैज्ञानिक के लिए वो होता है नोबेल प्राइज, जो कि 1947 में सुमर, नॉर्थरॉप और स्टैनले को मिला था। कब? भारत की आज़ादी के साथ। 1947 में क्यों हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था। हमारे इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त को, ठीक है। तो और उसी दिन इनको क्या मिला? सुमर, नॉर्थरॉप और स्टैनले को सबसे बड़ा अवार्ड मिला जो उनकी खोज के लिए था। एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम का जो फर्स्ट एंजाइम था यूरियस, उसका क्रिस्टलाइजेशन किया इन्होंने, सुमर ने, और उसके अलावा प्रोटीनेशन नेचर के बारे में बताया एंजाइम के लिए। तो इसके लिए बड़े इनाम के भागीदार हुए और जो इनको मिला भी 1947 में। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें हम, एंजाइम का स्ट्रक्चर जो होता है, देखो काफी लोगों के जवाब आ गए इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड के मुंह हो गया हूं कि आप एंजाइम किस किस के बने हो सकते हैं। जी बिल्कुल, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है यहाँ पे कि हाँ एंजाइम जो है न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, किसी ने लिखा है आरएनए बना होता है, बिल्कुल सही जवाब है कि एंजाइम प्रोटीन के अलावा जो है न्यूक्लिक एसिड के भी बने होते हैं, आरएनए के भी बने होते हैं, ठीक है। आरएनए के लिए बात करें तो सबसे पहले एंजाइम जो राइबोजाइम्स है, ठीक है। तो अब बात करें एंजाइम के स्ट्रक्चर की, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट आर नॉट एंजाइम्स, ठीक है। देखिए इस सेंटेंस में थोड़ा गौर कीजिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। यहाँ पे मैं ऑल की जगह थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहूंगा ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? लगभग सारे एंजाइम्स क्या होंगे? प्रोटीन के बने होंगे। तो क्या सारे ही प्रोटीन एंजाइम होते हैं? नहीं,
सारे ही प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। काफी प्रोटीन जो होंगे हम बात करेंगे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो होंगे, कुछ हमारे हार्मोन्स होंगे, ठीक है, कुछ पॉलीपेप्टाइड्स होंगे। तो इस तरह से सारे प्रोटीन क्या होंगे, एंजाइम्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट समझिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि सारे ही एंजाइम बात करेंगे ऑलमोस्ट वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे प्रोटीन भी एंजाइम होंगे, नहीं, सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, कुछ प्रोटीन हार्मोन्स होंगे, कुछ प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होंगे, ठीक है। तो काफी चीजें होगी। नेक्स्ट बात करेंगे राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि आरएनए का बना होता है। किसका बना है, राइबोजाइम आरएनए, ठीक है। आरएनए क्या है, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए से जो ये बनता है आरएनए, ठीक है। और यहाँ पे इस राइबोसोम की उपयोगिता कहाँ होती है, कहाँ पर ये काम होता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसलिए हमें इसकी विशेष तौर से इसकी उपयोगिता, इसका स्पेसिफिक फंक्शन ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी उपयोगिता होती है आरएनए स्प्लाइसिंग में। अब पूछोगे सर ये आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसी आरएनए के मतलब बात करेंगे हम, काफी चीजें होती है जो अनइम्पोर्टेंट होती है उस आरएनए में, ठीक है। तो उस अनइम्पोर्टेंट चीजों को हटाने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उनको कहते हैं स्प्लाइसिंग। जैसे मैं बात करूं आपसे, ये कोई आरएनए का टुकड़ा है, ये देखो ये सेगमेंट बनाया बीच में मैंने, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसको लिखा मैंने आई, इसको ई, इसको आई, ये ई, ये आई। तो आई का मतलब होता है इंट्रॉन, क्या होता है, इंट्रॉन। ई का मतलब होता है एक्सॉन। तो जब यहाँ पे आई वाला क्या है, अनइम्पोर्टेंट बात करेंगे, ये कैसा है, ये कुछ काम का नहीं होता है, जबकि ये क्या होता है, ये काम का है। क्यों काम का है, यही आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन में हेल्प करेगा। तो जब यहां से इसके टुकड़े अलग किए जाए इस तरह से, फिर सिर्फ ई को जोड़ दिया जाए, ये ई वाला पोर्शन, ये ई वाला पोर्शन, इस पोर्शन को इसके साथ जोड़ दिया जाए और बीच में से इस पोर्शन को हटा दिया जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग किसकी हो रही है, आरएनए की। तो इसलिए इस मैकेनिज्म को कहा जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग। तो आरएनए स्प्लाइसिंग में जब एक्सॉन इंट्रॉन के बीच से इंट्रॉन को हटा दिया जाए, ठीक है, तो उस मेथड में जहां जो एंजाइम रोल प्ले करता है वो होता है राइबोजाइम। कौन सा एंजाइम, राइबोजाइम। और कुछ एंजाइम जो होते हैं कंप्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन। कुछ एंजाइम जो बात करेंगे अब टोटली प्रोटीन का बना होता है, जैसे हम बात करेंगे पेप्सिन, यूरिएज, ठीक है। अब बात करेंगे ये जो चीजें होती हैं ये तो कंप्लीटली प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन के अलावा भी किसके बने होते हैं, राइबोजाइम हो गया, ठीक है, राइबो न्यूक्लियस पी हो गया, जो भी स्प्लाइसिंग में रोल प्ले करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन के क्लीवेज में हेल्प करता है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शन के बारे में बताया था अल्टमान ने, ठीक है, कि एंजाइम्स की प्रोटीन के अलावा भी कोई नेचर होता है, वो हो सकता है आरएनए नेचर, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो एपो एंजाइम है, ठीक है। एपो एंजाइम जो होता है, बात करेंगे एंजाइम्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंजाइम्स, इसके दो पार्ट हो गए, एक होता है एपो एंजाइम, दूसरा होता है, बात करेंगे ये एपो एंजाइम जो होता है ये होता है प्रोटीनेशियस नेचर, कैसा, प्रोटीन का, ठीक है। दूसरा जो बात होता है उसके साथ जो को फैक्टर होता है, या यूं कहें हम नॉन प्रोटीन नेचर, नॉन प्रोटीन पार्ट। तो दो पार्ट हो गए, एक तो प्रोटीन पार्ट हो गया, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया, और दोनों ही जब आपस में जुड़ते हैं, एपो एंजाइम प्लस
कोएंजाइम या कोफैक्टर, ये तीन चीज हो सकती है। ये या तो कोएंजाइम हो सकता है, या फिर कोफैक्टर हो सकता है, या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। तो ये तीन चीजों से बना हो सकता है, ठीक है। तो कोफैक्टर, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक। कोएंजाइम में क्या होता है, जो कोएंजाइम बात करेंगे ये कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक मतलब कि जिसमें भी कार्बनिक हो। फिर कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम के अलावा बात करें कोफैक्टर, तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम आयन, जिंक आयन, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। तो इस तरह के फैक्टर जब एंजाइम के साथ जुड़ते हैं एपोएंजाइम के साथ, ठीक है, तो उसको कोफैक्टर कहा जाता है। तो नॉर्मली बात करें कोएंजाइम और कोफैक्टर, ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन के एपोएंजाइम के साथ जुड़ते हैं, यहाँ पे इसके साथ जुड़ गए, फिर बाद में रिएक्शन होने के बाद ये वापस से अलग हो जाते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है कोएंजाइम और कोफैक्टर। लेकिन कभी कभी यही कोएंजाइम और कोफैक्टर क्या होते हैं, प्रोटीन एपोएंजाइम के साथ जुड़ते हैं लेकिन वापस छूटते नहीं हैं। अगर ये इस कंडीशन में आ जाए और वापस से अलग ना हो, इस कंडीशन में ना आए, तो उसको क्या कहेंगे, इस वाले पोर्शन को प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो कि एक बार अटैच हो गया है अब डिटैच्ड नहीं होगा। अगर ये लूजली अटैच्ड है तो इनको कोएंजाइम या कोफैक्टर कहेगा, बस डिपेंड्स वेदर दे आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इफ दे आर ऑर्गेनिक देन दे आर नोन एज कोएंजाइम, एंड इफ दे आर इनऑर्गेनिक देन दे आर नोन एज कोफैक्टर। जब प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों आपस में सम्मिलित हो जाए तो उसको कहा जाता है होलो एंजाइम। कौन सा एंजाइम, होलो एंजाइम। ये इस तरह से ये होलो एंजाइम बनाता है कौन, जब एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट आपस में जुड़ जाए, मिल जाए। प्रोटीन और नॉन प्रोटीन, चाहे वो कोफैक्टर है, ठीक है, चाहे कोएंजाइम है, चाहे प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो आपस में जुड़ गए तो क्या कहलाएंगे, होलो एंजाइम। तो हम यूं कह सकते हैं होलो एंजाइम जो है दो पार्ट से मिलकर बना है, एक तो एपो एंजाइम होता है, दूसरा उसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि कोएंजाइम हो सकता है। अगर कब होगा कोएंजाइम, अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे NAD, FAD, NADP, इस तरह के हम रिएक्शन में बहुत बात करेंगे, पूरा बायोकेमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसी से हमें ज्ञात होगा इन सारी चीजों के लिए, तो हमें बात पता पड़ेगा कि कौन सा कोफैक्टर होता है और कौन सा कोएंजाइम होता है, ठीक है। तो जब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों आपस के एंजाइम के ये जुड़ जाते हैं तो उस एंजाइम को कहते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपके मन में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड, अभी तो एंजाइम्स में वैसे बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, एंजाइम्स के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे किसको हम एंजाइम्स कहेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, और कब वो अच्छी रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, इस टॉपिक के साथ जुड़ी हुई है, जो हम आप डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस क्लासों में बने रहिएगा ताकि आपको कोई टॉपिक मिस ना हो, ठीक है। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय, कोई डाउट हो, ठीक है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और आपके बियॉन्ड द सिलेबस इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में डाउट है तो भी आप मेंशन कीजिए, ठीक है। हम आपको उसका पूर्ण तरह सटीकता से सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपका आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो बेल आइकन को बटन प्रेस करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे करनी एकेडमी से आज्ञा चाहूँगा आज।